मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान की बीए फाइनल एवं एमए दोनों के लिए उपयोगी क्लास है ये। इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में शीत युद्ध के बारे में पढ़ा, शीत युद्ध का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, इसकी विशेषताएं। अब हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध को किस रूप में देखा गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। शीत युद्ध जिसने लंबे समय तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को घेरे रखा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शीत युद्ध का प्रभाव देखा गया, जिसने दुनिया की कमोबेश प्रत्येक घटना को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। तो आइए साथियों, हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के क्या प्रभाव हुए। इसके प्रभावों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं मोटे तौर पे, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। हम ये देखेंगे कि इसके नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा रहे, अतः पहले हम नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। देखो, पहला इसका प्रभाव है नकारात्मक, विश्व का दो गुटों में विभाजन। देखो विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक तरह से दुगुटीय बना दिया, बाइपोलर वर्ल्ड बना दिया। एक गुट का नेता सोवियत संघ था और दूसरे का संयुक्त राज्य अमेरिका, और पूरी दुनिया इन दो खेमों में बट गई। और ऐसा लगता था कि दुनिया के जो देश हैं, ज़्यादातर दोनों देश प्रकट रूप में या अप्रकट रूप में किसी न किसी एक गुट के साथ हैं। तो पूरी दुनिया का दो गुटों में बट जाने से एक तरह से ध्रुवीकरण तेज हुआ, एक तरह से प्रतिस्पर्धा हुई, और दुनिया के ज़्यादातर देशों के साथ जो संबंध हैं उनमें तनाव पैदा हुए। एक तरफ सहयोग भी हुए, लेकिन वो सहयोगों का कारण था, जो सहयोग का कारण था वो एक तरह से नकारात्मक ही था। उस नकारात्मक सहयोग अर्थात दूसरे गुट से सबलता प्राप्त करने के लिए स्वयं मजबूत होने के लिए उन्होंने ये लगातार प्रयास किए। दूसरा हम देखते हैं भय एवं संदेह के वातावरण का निर्माण। देखो साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ही शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, शीत युद्ध के प्रारंभ के साथ ही एक तरह से हमें ये दिखाई देने लगा कि पूरी दुनिया में दोनों गुटों के माध्यम से एक मनोमालिन्य की स्थिति पैदा हो गई थी। आपसी तनाव, दबाव का वातावरण का निर्माण हुआ था, और ऐसी स्थिति हो गई थी कि उस स्थिति में हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि एक गर्म युद्ध हो रहा है, एक खून खराबे वाला युद्ध हो रहा है लगातार, लेकिन वो स्थिति ऐसी थी कि वो इससे कम भी न थी। उसमें एक तरह से हमें लगातार भय के साए में रहना पड़ रहा था, आतंक के साए में रहना पड़ रहा था। पूरी दुनिया त्रस्त थी, भयग्रस्त थी। ऐसी स्थिति को उस समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो दशाएं थीं, उन दशाओं को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि ये निलंबित मृत्युदंड का वातावरण है, अर्थात ये एक ऐसा वातावरण है जिसमें हमें मृत्युदंड घोषित कर दिया हो और वो हमें दिए जाना हो, अर्थात कभी भी तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था। ऐसे हालात उस समय थे। अगला बिंदु हम देखते हैं साथियों, सैन्य संधियों एवं गठबंधनों की बहुलता। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों के जो अगुवा थे, दोनों गुटों के लीडर थे, उन्होंने अपने अपने गुटों में ज़्यादातर संख्या बढ़ाने के लिए, अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाने के लिए एवं विरोधियों की संख्या कम करने के लिए गुटों की राजनीति को प्रोत्साहन दिया। 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो की स्थापना की, और नाटो के माध्यम से उसने सोवियत जो साम्यवाद था, साम्यवाद का विरोध की नीति अपनाई कि सोवियत साम्यवाद को कैसे रोका जा सकता है एवं यूरोपीय देशों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, एकजुट किया जा सकता है इस सोवियत साम्यवाद के विरोध में। दूसरी तरफ नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की। वार्सा पैक्ट पोलैंड में एक शहर है वार्सा, वहाँ इसकी स्थापना की थी, इसीलिए इसको वार्सा पैक्ट कहते हैं। और वार्सा पैक्ट के अंतर्गत उन देशों को शामिल किया गया था जो देश
एक तरह से नाटो के जवाब के लिए तैयार थे, जो सोवियत नीतियों के समर्थक थे। इन दोनों मुख्य संगठनों के अलावा भी अमेरिका ने सीटो, सेंटो और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संधियां करके भी अपने संबंध मजबूत किए, ताकि एक तरह से उनको ज़्यादातर देशों को अपने पाले में किया जा सके। अगला बिंदु हम देखते हैं, शस्त्रीकरण हेतु प्रतिस्पर्धा। एक बिंदु छूट गया हमारा, तीसरा अणु युद्ध की संभावना का डर। देखो साथियों, अणु युद्ध की संभावना का जो डर है वो शीत युद्ध की महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हिला दिया। स्वयं सोवियत संघ भी इससे हतप्रभ हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि वो खुद भी इस परमाणु बम के रहस्य से वाकिफ़ नहीं था। हम ये देखते हैं कि परमाणु बम के आविष्कार के बाद दुनिया में एक आतंक के संतुलन की स्थापना हो गई और शीत युद्ध के दौरान पूरी दुनिया इस आतंक के संतुलन से भयभीत रही, क्योंकि इस जो परमाणु युद्ध की भयावहता थी, ये भयावहता बहुत ज़्यादा थी। इसमें ऐसी स्थिति थी कि अगर युद्ध के हालात बनते या तीसरा विश्व युद्ध होता, जैसा कि हमने क्यूबा संकट के समय देखा था कि अगर क्यूबा संकट और ज़्यादा चरम रूप ले लेता, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब उसकी नाकेबंदी की थी क्यूबा की चारों तरफ से, उसी समय सोवियत संघ अगर उससे विड्रॉ नहीं करता, स्वयं को वहाँ से प्रक्षेपास्त्र तकनीक को नहीं हटाता, तो वहाँ तृतीय विश्व युद्ध की संभावना होती, तो वो बहुत ज़्यादा भयंकर होता। तो शीत युद्ध के दौर में पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम ये देख सकते हैं कि पूरा विश्व एक भय के साए में जी रहा था। अगला बिंदु, शस्त्रीकरण हेतु प्रतिस्पर्धा। देखो साथियों, हमें देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान शस्त्रीकरण के लिए पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा थी और इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने। इन्होंने अपने सैन्य गुटों के माध्यम से, सैन्य संधियों के माध्यम से और अपने जो पक्षधर देश थे उनके लिए नई प्राविधिक तकनीक थी और एक तरह से प्रक्षेपास्त्र थे, उनको प्रोत्साहित किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शस्त्रीकरण को बढ़ावा देकर वे एक ऐसी मानसिकता लाना चाहते थे कि जिससे हमारा बाजार भी पनपे और साथ में हम सैन्य दृष्टि से मजबूत हों, ताकि दूसरा जो पक्ष है वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाए। अगला बिंदु देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यंत्रीकरण। देखो साथियों, शीत युद्ध के दौर में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वो एक तरह से एक यंत्र की तरह हो गई थी, एक मशीन की तरह हो गई थी। उस समय ये स्थिति थी कि एक खेमा था वो देवताओं का था, ये माना जाता था, दूसरा खेमा दानवों का है। कहने का आशय ये है कि अगर एक देश कोई सोवियत संघ के साथ नहीं है तो ये माना जाएगा कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। अगर कोई देश संयुक्त राज्य अमेरिका का विरोधी है तो ये माना जाएगा कि वो सोवियत संघ के साथ है, भले ही प्रकट रूप में ऐसा नहीं हो, ये माना जाता था उस समय। कहने का आशय ये था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब शुरुआत हुई थी गुटनिरपेक्षता की, तो वो उसको स्वीकार नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि गुटनिरपेक्ष देश हैं, ये स्वाभाविक रूप से छिपे रूप में कहीं ना कहीं सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ही हैं और पर्दे के पीछे से इससे जुड़े हुए हैं। अगला बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैन्य दृष्टिकोण का पोषण। देखो, ये बात तय है, सिद्ध है कि शीत युद्ध के दौरान एक पावर पॉलिटिक्स की स्थिति पैदा हुई। पूरी दुनिया में शक्ति की राजनीति दिखाई देती है। हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी समस्या हो, उसमें हम इन दोनों शक्तियों की रस्साकशी को स्पष्ट देख सकते हैं। चाहे वो भारत पाकिस्तान की कश्मीर समस्या हो, फ़िलिस्तीन समस्या हो, अरब इजराइल संघर्ष हो या दुनिया की कोई और समस्या हो, उन समस्याओं में हम इनकी रस्साकशी को आसानी से देख सकते हैं। अगला बिंदु, संयुक्त राष्ट्र का कमज़ोर होना। देखो विद्यार्थियों, यूएनओ की स्थापना इसलिए हुई थी कि यूएनओ पूरी दुनिया में शांति कायम करेगा, पूरी दुनिया के विकास के लिए काम करेगा, पूरी दुनिया में जन कल्याणकारी कार्य करेगा। शिक्षा है, चिकित्सा है, पोषण है,
मानवाधिकार हैं, इन सारी चीज़ों के समन्वित उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ काम करेगा। लेकिन ये देखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यशैली थी, उस कार्यशैली में इन गुटीय राजनीति से एक तरह से तनाव की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि दोनों गुट थे, दोनों के पास वीटो की पावर थी। कहीं ऐसी स्थिति आती तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कार्यक्रम पर वीटो कर देता, चाहे विश्व में शांति स्थापना का सवाल हो, चाहे कोई ज़्यादा बेहतर अन्य कार्य हो। अगला देखते हैं सुरक्षा परिषद की भूमिका में कमी। साथियों, सुरक्षा परिषद का मुख्य काम, एक तरह से इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, इसका मुख्य काम दुनिया में शांति स्थापना करना होता है। लेकिन ये देखा गया सुरक्षा परिषद की कार्यवाहियों के दौरान कि कहीं भी अगर दुनिया में शांति की स्थापना की जानी थी, उस शांति की स्थापना में सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा इसके पक्षधर देशों के द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग किया गया, इनकी कार्यवाहियों को रोका गया। इससे ये देखा गया कि सुरक्षा परिषद में एक बड़ा स्टेज है जहां दुनिया के तमाम राजनेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वो बड़ी बड़ी बातें एक तरह से बहरों का संवाद बन के रह गई। उनकी कार्य रूप में परिणति उस तरीके से नहीं हुई जिस रूप में उनके कार्य रूप में परिणति होनी थी। अगला बिंदु, मानवीय कल्याण कार्यक्रमों की उपेक्षा। देखो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य मानवीय कल्याण कार्यक्रमों को पोषित करना भी रहा है। जन कल्याण के लिए जो तमाम कार्यक्रम उसके जो अभिकरण हैं वो चलाते हैं, ये कार्य भी रहा है। लेकिन ये देखा गया कि शीत युद्ध के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों ही देशों कि इस रस्साकसी के वजह से, इस वैमनस्यता के वजह से, इस शीत युद्ध की वजह से इन कल्याण कार्यक्रम है वो एक तरह से नेपथ्य में चले गए। ये देखा गया कि कल्याण कार्यक्रमों एवं दुनिया के देशों को सहायता, आर्थिक सहायता देने में भी ये देखा जाने लगा कि इस देश की विचारधारा सोवियत संघ के नज़दीक है या संयुक्त राज्य अमेरिका के नज़दीक है। तो इन सारी चीज़ों से एक विशुद्ध रूप से कल्याण कार्यक्रमों की उपेक्षा हुई। साथियों, हमें देखते हैं कि तमाम नकारात्मक कारक रहे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। इसके साथ लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि शीत युद्ध की वजह से कोई कुछ अच्छा नहीं हुआ। शीत युद्ध के तमाम सकारात्मक प्रभाव भी हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरह से संतुलन स्थापित किया। अन्यथा एक ऐसी स्थिति होती, अगर ये दो गुट नहीं होते तो एक अगर अमेरिका ही सुपर पावर होता तो एक ध्रुवीय विश्व की स्थिति होती, वो शुरुआत में अगर होती तो वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। देखो, हम इसके प्रभावों को देखते हैं। गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन। साथियों, गुट निरपेक्षता का जो जन्म हुआ है वो एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो प्रमुख विशेषता थी शीत युद्ध के परिवेश में ही हुआ है। गुट निरपेक्षता वह आंदोलन है जिस आंदोलन के पैरवी करने वाले जो देश हैं वो देश ये मानते थे कि हमें इन दोनों गुटों से पृथक एक ऐसा रास्ता निकालना है कि हम एक स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकें, स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सकें, जिसमें लैटिन अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका के वो सभी देश सम्मिलित हुए। ज़्यादातर जो नव स्वतंत्र थे, जो देश उपनिवेशवाद के चंगुल से स्वतंत्र हुए थे, तो इन सब स्वतंत्र हुए देशों ने एक नई विदेश नीति अपनाई, स्वतंत्रता की नीति अपनाई, शांति की नीति अपनाई, अपने विकास की नीति अपनाई। और वो भी इन दोनों शक्तियों जो शीत युद्ध में उलझी हुई थी, इन दोनों शक्तियों से पृथक रहकर एक अलग नीति अपनाई कि हम इससे पृथक रहेंगे। तो हमें कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता का जन्म शीत युद्ध के वातावरण में हुआ, शीत युद्ध के साए में हुआ, शीत युद्ध के परिवेश में हुआ। अगर शीत युद्ध की स्थिति नहीं होती तो हो सकता है कि गुट निरपेक्षता का जन्म नहीं होता, सब देश स्वाभाविक रूप से विकास करते। दूसरा बिंदु हम देखते हैं शक्ति संतुलन की स्थापना। देखो साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्ति के रूप में उभरा, उसको एक तरह से बैलेंस करने के लिए सोवियत संघ को हमने देखा कि सोवियत संघ हर मोर्चे पर उसको बैलेंस करने का प्रयास करता रहा और उसने अपने साथी देशों की संख्या में भी बढ़ोतरी की और एक तरह से लगातार ये स्थिति बनी रही। तो हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि अगर जो दुनिया की समस्याएं हैं, उन दुनिया की समस्याओं में ये हमें एक संतुलन दिखाई दिया। कई जगह हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ये दिखाई दिया, अगर कोई देश न्यायपूर्ण बात कह रहा है लेकिन वो संयुक्त राज्य अमेरिका का विरोधी है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसकी न्यायपूर्ण बात को संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं मानेगा, उसकी बात को तरजीह नहीं दी जाएगी। ऐसे हालातों में सोवियत संघ ने अमेरिका की ऐसी बातें, ऐसी नीतियों की आलोचना की, उन पर वीटो भी किया जो कि एक तरह से न्यायपूर्ण नहीं थे, अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका के पाले में जो व्यक्ति नहीं जाता या जो देश नहीं जाता, उस देश के विरोधी देश को एक तरह से बैलेंस किया ताकि एक तरह से संतुलन की स्थिति बनी रहे। अन्यथा ये होता कि नवोपनिवेशवाद की जो स्थिति आई है, वो नवोपनिवेशवाद पहले से इस प्रारंभ हो जाता। नवोपनिवेशवाद के अंतर्गत जो शोषण है, वो शोषण का दायरा और ज़्यादा व्यापक हो जाता। देखो साथियों, अगला बिंदु है वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति। हमने देखा कि अक्सर ये कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये चीज़ हमें साफ दिखाई देती है कि शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी और दोनों खेमों के मध्य एक अनंत प्रतिस्पर्धा चल रही थी, चाहे वो आर्थिक प्रगति को लेकर प्रतिस्पर्धा हो या एक तरह से वैचारिक बढ़ावे को लेकर प्रतिस्पर्धा हो या शस्त्र एवं तकनीक अर्जित करने को लेकर प्रतिस्पर्धा हो। इन सारी प्रतिस्पर्धाओं के बीच में ये देखा जा रहा था कि दोनों गुट लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि हम वैज्ञानिक एवं तकनीक रूप से ज़्यादा सबल बने। तो इन दोनों गुटों की इस प्रतियोगिता से ये दिखाई दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरी दुनिया के स्तर पर हम देखते हैं कि तमाम आविष्कार किए गए। कुछ आविष्कार नकारात्मक भी रहे जो मानवता के लिए घातक हैं, जैसे परमाणु बम वगैरह, कुछ सकारात्मक भी रहे जैसे चंद्रयान मिशन वगैरह ये थे। तो कहने का आशय ये है कि एक तरह से ये सकारात्मक फ़ायदा हमें रहा। अगला बिंदु महासभा की महत्ता में वृद्धि। देखो साथियों, ये देखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद शांति एवं सुरक्षा का काम महत्वपूर्ण तरीके से देखती है, लेकिन कोरिया संकट के दौरान ये देखा गया कि एक तरह से वीटो के प्रयोग के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। तो उस समय 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव रखा गया, जिसके दौरान ये तय किया गया अगर ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं कि कहीं भी तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता हो और सुरक्षा परिषद में वीटो के कारण या किसी अन्य कारण से सुरक्षा परिषद असमर्थ हो, तो महासभा वहाँ तुरंत कार्रवाई कर सकती है। तो एक तरह से महासभा के पास ये शक्ति आई। ये बड़ा अच्छा परिवर्तन हुआ क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देश महासभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला एवं अंतिम बिंदु है विदेश नीतियों में यथार्थवादी परिवर्तन। देखो साथियों, ये देखा जाता है कि दुनिया के तमाम देशों की जो विदेश नीतियाँ होती हैं, विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय हितों का पोषण करना होता है और राष्ट्रीय हितों का पोषण वो अपने अपने तरीक़ों से, अपने अपने साधनों से करते हैं। लेकिन ये देखा गया कि दुनिया की जो आदर्शवादी विदेश नीतियाँ थीं, उन आदर्शवादी विदेश नीतियों में कहीं ना कहीं यथार्थवादी पुट का समावेश हुआ, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान ये देखा गया कि जो समस्याएं थीं वो समस्याएं बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाती थीं, क्योंकि वहाँ उन समस्याओं में सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका अपना हित देखने लगते थे। वो ये देखने लगते थे कि
फलां देश किस गुट से संबंध रखता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इस आधार पर उन समस्याओं का विवेचन किया जाता था एवं समाधान किया जाता था। तो इस तत्व की वजह से जो राष्ट्रों की विदेश नीतियाँ थीं वो एक तरह से यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुई। ये बड़ा अच्छा परिवर्तन था कि समय रहते जो नव स्वतंत्र देश थे उनको ऐसा एक बड़ा कठिन माहौल मिला जिसमें वो अपनी विदेश नीतियों का विश्लेषण कर सके एवं तय कर सके कि हमें अपनी विदेश नीति को किस दिशा में ले जाना होगा, किस प्रकार हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करना होगा ताकि हम ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकें। धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो में हम तनाव शैथिल्य अथवा दितांत के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।